राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी है बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए इंडिया जीके के बड़े ही शानदार प्रश्न आज हम करने वाले हैं। देखिए, इंडिया जीके के जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो बिल्कुल भी इजी लेवल के क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा। मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके एचएसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो लेवल एचएसएससी का होता है वो टाइप के क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इजी क्वेश्चंस तो आप सभी को याद हैं, लेकिन यहां से 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 15 में से 15 क्वेश्चंस करना आसान नहीं है, या आप बोल सकते हो कि बहुत कम स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है, वरना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम स्कोर करना है इंडिया जीके में। देखो, बाकी सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगते थे, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, ठीक है, उन सभी में मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवा रहा हूं, उसमें आपका स्कोर बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन इंडिया जीके में अगर सिलेक्शन नहीं, मतलब स्कोर नहीं करोगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, और उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि इंडिया जीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसने चाहिए। आप देखोगे ना, आप देखना क्लास इंडिया जीके की, तब आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, जब क्लास देखते हो तब आपको पता चलता होगा, ये चीज महसूस होती होगी कि हाँ सर हमारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं, नहीं, इजी क्वेश्चंस याद है सभी को, ठीक है, आप सभी ने पढ़ रखे हैं। लेकिन जो टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन उससे ऊपर जाने में, 10 से ऊपर जाने में जोर लगता है, मेहनत लगती है, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं। वो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, तो इंडिया जीके की क्लास को एंड तक जरूर देखा करो, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था, यह हमें बताना है। सती प्रथा के बारे में मैंने आप सभी को बताया है कि राजा राम मोहन राय जी थे। राजा राम मोहन राय जी थे, वो क्या थे भाई, हमारे यहां से उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया था, ठीक है, लेकिन उस समय क्या था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज ही इस चीज के ऊपर रोक लगा सकते थे। इसमें क्या होता था कि जैसे किसी औरत का पति एक्सपायर हो गया तो उसकी चिता के ऊपर जीवित पत्नी को बिठाया जाता था और उसको साथ में जला दिया जाता था, जिसको सती बोला जाता था। और इसमें किसी जीवित व्यक्ति को जलाना आप सभी जानते हो कितना खतरनाक, कितना दर्दनाक हो सकता है। तो उसके लिए किया गया था, और जो ये इसको अवैध और दंडनीय बनाया था किसने, विलियम बेंटिंग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे कि पंचमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। पंचमहल है वो किस शहर में स्थित है, ये अपने को बताना है। पंचमहल, अब जो ये पंचमहल है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये भी आपसे एग्जाम्स में पूछता है। तो जो इसका निर्माण करवाया गया था, ये करवाया गया था भाई अकबर के द्वारा। कहां पर करवाया गया था, उत्तर प्रदेश में करवाया गया था। जो ये महल है ये जोधा बाई के महल से लगता है, यानी कि उसके पास में है, उससे टच हो रहा है, ठीक है, और जो राजा का महल था उसके पास भी है। तो ये बनाया गया था फतेहपुर सीकरी में। कहां पर, जो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, उसमें अकबर के द्वारा बनवाया गया ये महल है पंचमहल, ठीक है। अकबर कौन था, आप सभी को पता है, अकबर था भाई मुगल शासक था, जो आप बोल सकते हो सबसे सफल मुगल शासक आप बोल सकते हो, या जिसने भारत के ज्यादातर क्षेत्र पे जो राज्य किया था वो किसने किया था, अकबर ने किया था, ठीक है जी, अकबर ने किया था। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है। जो हनुक्का उत्सव है वो कौन से समुदाय से संबंधित है, ये अपने को बताना है। हनुक्का उत्सव, हनुक्का का मतलब क्या होता है, समर्पण। हनुक्का का मतलब क्या होता है, समर्पण, यानी समर्पित कर देना, समर्पण दिखाना।
और ये 8 दिन चलने वाला त्योहार है। जिस तरीके से हमारी दिवाली है वो 5 दिन चलने वाला त्योहार होता है, वैसे ही जो समर्पण या जो हनुक्का है, ठीक है जी, जिसका अर्थ होता है समर्पण, ये 8 दिन चलने वाला त्योहार है और ये यहूदियों के द्वारा मनाया जाता है। जो यहूदी समुदाय है उसके द्वारा मनाया जाने वाला ये है। तो हनुक्का उत्सव है वो किसके द्वारा मनाया जाता है? यहूदियों के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद है बताइए? अनुच्छेद है, स्पेशली क्लास इसलिए करवाई थी क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और दोबारा से रिवीजन की प्रॉमिस किया था। तो जो क्लास आती है हर क्लास में 2-2 3-3 क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए जो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, तो महाअधिवक्ता क्या होता है? ये सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, सर्वोच्च सलाहकार जिसको बोला जाता है। अनुच्छेद नंबर 165 में क्या है इसके बारे में परिभाषित किया गया है। इसकी नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? जो इसकी नियुक्ति की जाती है वो की जाती है भाई राज्यपाल के द्वारा है, इसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद नंबर 165 में इसके बारे में दिया गया है। और यहां से एक क्वेश्चन और याद हो गया जो आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछता है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार किसे बोला जाता है? तो महाधिवक्ता जो होता है उसको कानूनी सलाहकार बोला जाता है। एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता? आपको यह बताना है। लघु उद्यम, लघु उद्यम का मतलब है लघु उद्योग। ठीक है, 3 प्रकार के उद्योग है जो आपसे एग्जाम्स में पूछता है। एक तो है सूक्ष्म उद्योग, एक है लघु उद्योग और एक है मध्यम उद्योग। ये 3 प्रकार से आपके एग्जाम्स में पूछ रहा होता है। ठीक है, और मध्यम से ऊपर तो बड़ा वाला हो गया वो तो पूछता नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। अब ये होता क्या है, देखिए क्या है इसमें। क्या होता है सूक्ष्म में कि 1 करोड़ तक की राशि है उसका इस्तेमाल है वो संयंत्र और मशीनरी के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी उद्योग लगाया, उद्योग धंधा समझ गया होगे आप, ठीक है, कोई बिजनेस लगाया, उसके लिए जो मशीनरी होगी वो कितने तक की होगी? 1 करोड़ तक की। ठीक है जी, उसको चलाने के लिए जो लाइट बिजली है, जो मशीनें लगाई गई हैं, वो कितने करोड़ तक की होगी? 1 करोड़ तक की होगी। उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा सूक्ष्म उद्योग। लेकिन अगर ये 10 करोड़ तक की है, 10 करोड़ तक की है तो क्या बन जाएगा? ये लघु उद्योग बन जाएगा। और अगर ये 50 करोड़ तक की है तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका मध्यम उद्योग। ठीक है, और अगर ये मतलब 250 करोड़ से ऊपर की है तो वो हो जाएगा भाई आपका बड़ा सारा उद्योग। लेकिन एग्जाम्स में यही पूछता है। लेकिन ये 1 करोड़ किस चीज के हैं? मशीनरी और संयंत्र लगाने के लिए, यानी कि उसको सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन अगर उसमें पूछे कि पूंजी, कुल पूंजी कितनी निवेश की जा सकती है, तो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की पूंजी है उसमें कुल निवेशित होती है। लेकिन मशीनरी पूछेगा तो 1 करोड़। इसमें 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की होती है, लेकिन मशीनरी होगी सिर्फ 10 करोड़ की। इसमें 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की होती है, लेकिन मशीनरी होगी 50 करोड़ तक की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़, क्योंकि हमसे मशीनरी पूछा है और किसकी पूछी है? लघु उद्यम की, लघु उद्योग की। तो ये 10 करोड़ हो जाएगा। ओके जी, अब कुछ भी पूछे आराम से कर देना। ठीक है, और जो 250 करोड़ से ऊपर होगा उसको वृहत उद्योग आप बोल सकते हो, यानी कि बड़ा। चलिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? देखो, हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर यह स्पेशल अधिकार दिया गया है। ठीक है जी, ये स्पेशल अधिकार है वो दिया गया है, जिसमें जो जनजातीय कल्याण मंत्री है उसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अभी वर्तमान में ये 4 राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। इसमें जो जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए मंत्रालय है वो बनाए जाते हैं।
लेकिन 2006 से पहले इस सूची में बिहार भी शामिल था, लेकिन 2006 में बिहार को इस सूची से हटा दिया गया। 2006 में इस सूची से बिहार को हटा दिया गया, ठीक है जी, क्योंकि बिहार में अब कोई जनजाति नहीं बची हुई है इस वजह से। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये जो कल्याण मंत्री है वो बनाए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और अपने हरियाणा में भी नहीं है भाई, अपने तो वैसे ही एसटी नहीं है, आप सभी को पता होगा, है ना। चलिए, बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है, ये अपने को बताना है। इसका मतलब है कि बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है, ऐसा कौन सा प्रकार है, जैसे कि किसी आदमी ने कोई नौकरी कर रहा था तो उसको रोजगार मिला हुआ था, लेकिन उसको वो नौकरी पसंद नहीं आई और उसने बोला कि मुझे तो दूसरी नौकरी में जाना है, तो उसके लिए उसने वो नौकरी छोड़ दी। तो जो दूसरी नौकरी मिलेगी तब तक वो क्या रहेगा, बेरोजगार रहेगा। उस बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है। तो उस बेरोजगारी का क्या कहा जाएगा भाई, उसको बोला जाता है संघर्षात्मक बेरोजगारी, यानी वो संघर्ष कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, वो संघर्ष कर रहा है, इसलिए इसको संघर्षात्मक बेरोजगारी बोला जाता है, यानी कि और आगे बढ़ने के लिए वो संघर्ष कर रहा है। भाई जिस स्टेज पे था वो पसंद नहीं आ रहा, सैलरी पसंद नहीं आ रही, काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो दूसरी पे जाना चाहता है, तो उसके लिए वो संघर्ष कर रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ता है कि निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था कि जो मानसून ऋतु में होती है उसके बारे में पूछा था। तो सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ को छोड़कर बाकी जो भी कारण है ना, वो सारे मानसून में वर्षा लाके आते हैं। जो मानसून अपना या जो अभी सावन वाला जो महीना चलने वाला है ना, इसमें जितने भी कारण होंगे वो सारे के सारे उस समय वर्षा ला रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी वजह से शरद ऋतु में यानी कि ठंड के समय में है सर्दी के समय में है, सर्दी के समय में है वर्षा आ रही होती है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो सर्दियों में जो बारिश आती है वो किसकी वजह से आती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण आती है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा बाकी सारी की सारी मानसून ऋतु में आएगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य है त्रिपुरा में मोगा समुदाय द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, जो जनजाति से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इस बात को नोट कर लेना। तो आपको बताना है कि कौन सा जो जनजातीय नृत्य है त्रिपुरा में मोग समुदाय के द्वारा किया जाता है, कौन सा है। और ये चित्र के महीने में होता है। कौन से महीने में होता है, चित्र के महीने में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और वैसे बात करें तो ये अप्रैल के महीने में होता है, ठीक है। वैसे बात करें तो अप्रैल के महीने में, चित्र के महीने में होता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई संगराई, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, संगराई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मोग समुदाय के द्वारा किया जाता है, जनजातीय नृत्य है। और ये कहां पर होता है, त्रिपुरा में, ठीक है जी। तो एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है कि जो मोग समुदाय है वो कहां की जनजाति है, तो त्रिपुरा की हो जाएगी। ऐसे याद किया करो, ठीक है। एक क्वेश्चन से तीन चार क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मोग समुदाय कहां की है, त्रिपुरा की है, ठीक है। आपसे पूछेगा संगराई है किस प्रकार नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, कहां का, त्रिपुरा का है, कौन से महीने में होता है, चित्र या अप्रैल के महीने में होता है। तो एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद है विश्वनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वो क्या बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये अपने को बताना है। तो वो सितार नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई, सितार नामक वाद्य यंत्र बजाने का काम है और इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना का मैं स्पेशल क्लास करवाऊंगा क्योंकि यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है, सबसे कम अपने को बतानी है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी भाई, सिक्किम के। सबसे कम किसकी हो जाएगी, सिक्किम की। और सबसे अधिक पूछेगा तो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की।
सबसे कम सिक्किम की है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है। और सिक्किम की कितनी थी? लगभग 6.1 लाख, 6.1 लाख के आसपास है उस समय थी। ठीक है, ये ऐसा नहीं पूछेगा, बस इतना याद कर लो, सबसे कम सिक्किम में और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और क्षेत्रफल है सबसे कम गोवा का और सबसे अधिक राजस्थान का। आगे बढ़ते हैं कि किस कार्यक्रम को किस कार्यक्रम को पुनः संचरित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया है, ये अपने को बताना है। उस कार्यक्रम का नाम क्या था, बताइए। और ये एक प्रकार का क्या था भाई? रोजगार ही था। ठीक है जी, एक रोजगार ही था जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। बाद में इसका नाम नरेगा, मनरेगा, ये सारे इसके नाम पड़े थे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता था? काम के बदले अनाज देने का कार्यक्रम चला था। जब शुरुआत हुई थी ना, तो काम करवाया जाएगा और उसके बदले है अनाज दिया जाता था, काम के बदले अनाज। 100 दिन का कार्यक्रम, मतलब 100 दिन तक काम मिलता था इसमें। ओके जी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 23-24 में है। अनुच्छेद नंबर 23-24 में है। अनुच्छेद नंबर 23 में क्या है कि अगर किसी आदमी को बंदी बनाकर, या आप बोल सकते हो उसकी तस्करी की जाती थी, जिसको आप बोल सकते हो मानव तस्करी। ठीक है जी, मानव जो तस्करी होती थी उसको रोकने के लिए अनुच्छेद नंबर 23 बना था कि किसी व्यक्ति को उठा लिया और उसको बेच देते थे। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि ये उसका शोषण था, क्योंकि उसके बाद अगर बेचना जिसने खरीदा था उसका शोषण करेगा भाई। जो पैसे देके खरीद रहा है वो शोषण करेगा, काम करवाएगा, कुछ भी हो सकता है, गलत सही। तो उसको रोकने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 23 बना था, मानव तस्करी को रोकने के लिए। लेकिन फिर क्या था, कुछ लोग है वैसे ही लोगों को बंदी बना लेते थे। ठीक है, बंदी बना लिया और अपने कारखाने हो गए, अपने घरों में काम करवाने लग जाते थे। तो कारखानों में, घरों में जिनको बंदी बनाकर काम करवाया जाता था, उनको रोकने के लिए अनुच्छेद नंबर 24 बना। ठीक है जी, कि भाई कोई जमीन दे दी, ठीक है, जमीन के ऊपर लोन दे दिया, वो लोन नहीं चुका पाया, आ जाओ, और ना पैसा हो रहा ना कुछ हो रहा। पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कि वो उतर ही नहीं रहा है। उस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए अनुच्छेद नंबर 23-24 में इन चीजों के बारे में बात की है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात की है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन 2 राज्यों में स्थित है? 2016 में जिसको बायोस्फीयर की कैटेगरी में रखा गया था यूनेस्को के द्वारा, तो ये कौन कौन से राज्य में है? तो ये केरल और तमिलनाडु राज्य में है। कौन कौन से राज्य में हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु राज्य में है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। 2016 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर की श्रेणी में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? आजकल ये खेलों में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं एग्जाम्स में काफी ज्यादा आने लगे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पिछली में भी मैंने आपको करवाया था, शतरंज वाला करवाया था, चेकमेट, याद होगा सभी को। तो स्कूप किस में लगता है? स्कूप क्या होता है? आपने अगर मूवी देखी होगी, दलजीत दोसांझ की आई थी मूवी, पंजाबी मूवी थी, अभी मुझे उसका नाम, सूरमा, उसमें बहुत अच्छा स्कूप मारता था संदीप सिंह। ठीक है जी, तो क्या हो किस में होता था? हॉकी में, क्योंकि वो मूवी किससे संबंधित है? हॉकी से। तो किससे संबंधित हो जाएगा ये शब्द? स्कूप है वो हॉकी से संबंधित होता है। थोड़ा सा उठा के बड़ी तेज स्पीड में मारा जाता था, तो संदीप सिंह है बड़ी तेजी से स्कूप मारने वाला व्यक्ति था क्या भाई? है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से 2 सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? जो राष्ट्रपति है उसको किसके परामर्श से, ये आपको बताना है। बताइए किसके परामर्श से हो जाएगा? 2 सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें नियम बनाने की शक्ति है वो प्रदान की गई है। बताइए, तो ये हो जाएगा जो सभापति और अध्यक्ष होगा।
ठीक है जी, जो सभापति और अध्यक्ष होते हैं उनकी सहमति से, ठीक है, उनके परामर्श से। परामर्श का मतलब समझते हो ना, सुझाव देना, सहमति देना। अपनी परिक्रमा के दौरान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ये एचएसएससी का फेवरेट है, बहुत बार एचएसएससी ने पूछा है, तो आज वाली क्लास में ही याद कर लेना। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसकी स्थिति क्या कहलाती है? जब पृथ्वी सबसे ज्यादा दूर होती है उस स्थिति को क्या कहा जाता है? और ये लगभग ये स्थिति कब बनती है? 3 से 4 जुलाई के आसपास बनती है। एग्जाम्स में मोस्टली 4 जुलाई देता है, लेकिन कभी कभी 3 जुलाई भी आ जाता है, तो 3-4 जुलाई को ये होती है, जिसमें क्या होता है कि पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है, सबसे ज्यादा दूर। याद करवा रहा हूं, देखो यहीं से याद कर लो, एक याद कर लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सबसे दूर, दूर का मतलब क्या हुआ? ऊपर, क्योंकि पृथ्वी और आसमान क्या है? तो आसमान ऊपर है, तो ऊपर को क्या बोलते हैं? अप 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 अपसोर, यानी सबसे ज्यादा होगी ऊपर होगी तो अपसोर, और सबसे ज्यादा ऊपर नहीं है, सबसे कम दूरी होगी, उसको क्या बोलेंगे? उपसोर। ठीक है, अप का मतलब बस एक याद कर लो, अप का मतलब ऊपर। अगर ऊपर की पूछ रहा है, सबसे ऊपर यानी सबसे ज्यादा दूरी पूछ रहा है तो अपसोर करो, सबसे कम दूरी पूछ रहा है तो उपसोर करो। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये जो उपसोर होता है ये कब होता है? ये 3 जनवरी को होता है। ठीक है जी, ये 3 जनवरी को होता है। और कभी कभी ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ ना ये भी आ जाता है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेरीहेलियन इसको बोला जाता है उपसोर को, और एपहेलियन बोला जाता है, और अप इसको याद कर लो, अप एपी अप तो अपसोर। ओके जी, इसको कर दोगे अप। ठीक है, तो जो ज्यादा दूरी होगी तो अप, और कम दूरी होगी तो उप। ठीक है जी, और इसका याद कर लो बस पेरीहेलियन, क्योंकि इसमें ये पेपीहेलियन है, ये क्या है? पेरीहेलियन है, तो क्या होगा? पेरीहेलियन। चलिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, यहां से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी की तट पर स्थित है, ये अपने को बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो ये है भाई विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसी को दूसरा विजांग के नाम से भी जाना जाता है, विजांग के नाम से भी जाना जाता है, यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, इसी के अलावा इसी को पूर्वी तट का रत्न भी बोला जाता है। जो ये इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी तट का रत्न। पूर्वी तट का रत्न भी इसको बोला जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, पूर्वी तट का रत्न भी बोला जाता है। और यहां पर एक घूमने की जगह भी है, एक पर्यटन स्थल भी है, बहुत अच्छा है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और वो कौन सा है? अराक घाटी। ठीक है जी, अराक घाटी पर्यटन स्थल है, वो भी कहां पर स्थित हो जाएगा? यहीं पर स्थित हो जाएगा। और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है भाई? आंध्र प्रदेश में है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान है जो मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना। ठीक है, कितनी समितियों के द्वारा उसका प्रशासन किया जाता था? ये प्रतिबंध किया जाता था, यानी कि उसका देखरेख किया जाता था। तो ये किया जाता था भाई 6 समितियों के द्वारा। कितनी समितियों के द्वारा? 6 समितियों के द्वारा। और हर समिति में कितने सदस्य होते थे? हर समिति में 5 सदस्य होते थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है, हर में 5 सदस्य। और जो इसमें मेन होता था, जो मुख्य व्यक्ति होता था, उसको नगार का बोला जाता था, नगार का। ठीक है, नगार का उसको बोला जाता था, नगर का या नगार का उसको बोला जाता था, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और ये किसके अनुसार है? ये भी पूछ लेता है कि किसके अनुसार है, या किसकी जो रचना है, या क्या बोलते हैं उसको, मतलब किसी की पुस्तक में लिखा गया है। तो ये मैगस्थनीज के अनुसार है, मैगस्थनीज के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसके अनुसार इसके बारे में ये बात की गई है।
भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, ये अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो 7वीं अनुसूची में, याद करिए 7वीं अनुसूची में, रिपीट करना है आप सभी को साथ साथ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची में हमारी सूचियों का वर्णन है, हमारी जो सूचियां है ना उनका वर्णन किया गया है। और सूचियों की संख्या कितनी है, 3 है। जिसमें कौन कौन सी सूची है, पहली है संघ सूची, जिसमें संघ वाले काम होते हैं, संघ वाले विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें राज्य से संबंधित काम होते हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसमें संघ वाले और राज्य वाले हैं, सारे के सारे काम होते हैं। ये 3 अनुसूचियां बनी हुई है, 1 2 3। अब बात किसकी कर रहा है, समवर्ती सूची की यहां पर बात कर रहा है। तो समवर्ती सूची का आपको बताना है कहां से लिया गया है। तो ये समवर्ती सूची ली गई है भाई ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है जी, कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इस 7वीं अनुसूची में इनको शामिल किया गया है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। और अनुच्छेद भी पूछे कि कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद नंबर 246 के तहत, 246 के तहत है वो इनको रखा गया है। ओके जी। और इसमें कितने विषय हैं, 47 विषय। कितने विषय हैं, 47 विषय। अभी कुछ दिन पहले मैंने सभी के बारे में बताया था, तो कमेंट करके बाकी 2 के विषयों के बारे में और बताना है। ये राज्य सूची और संघ सूची में कितने विषय हैं, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। जो मेहनती स्टूडेंट होगा वही आंसर कर पाएगा, क्योंकि याद रखना आसान नहीं होता। आंकड़े हैं, ठीक है जी, याद करना आसान नहीं होता हर किसी के बारे में। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट माना जाता है। यह एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। इसको एचएसएससी अलग अलग प्रकार से पूछती है। सबसे पहले तो पूछती है एलपीडब्ल्यू की फुल फॉर्म, एलपीडब्ल्यू नहीं एलबीडब्ल्यू। तो इसका मतलब होता है लेग बिफोर विकेट, पहली चीज तो यह है। दूसरा इस प्रकार से पूछता है कि एलबीडब्ल्यू है वो किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित हो जाएगा भाई क्रिकेट से। किससे संबंधित हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोला है। अब इसका मतलब बताना है क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से न लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती। यानी जो विकेटों के अंदर गेंद जा रही थी उसको शरीर से रोक लिया खिलाड़ी ने, तो वो क्या बन जाएगा, एलपीडब्ल्यू आउट उसको दे दिया जाता है। ठीक है जी, तो उसको क्या दिया जाता है, एलपीडब्ल्यू आउट दिया जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलिए आगे है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साबुन और अपमार्जक टॉपिक अलग से पढ़ाया है। जो नए स्टूडेंट हैं भाई, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइंस के महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आते हैं सारे के सारे मैंने करवा रखे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से जाके आप जरूर पढ़ लेना साइंस इस क्लास के बाद में, क्योंकि साइंस से भी 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसका ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे मैंने करवा दिए हैं, इसलिए साइंस को अभी होल्ड पे रखा है, इसलिए उसके कम क्वेश्चंस डालता हूं मैं। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि इंडिया जीके अभी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इंडिया जीके पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं। क्योंकि साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ चुके हो, बस उसका रिवीजन करवाना बाकी है। तो ये किससे बनेगा, एथेनॉल से बनेगा, एथेनॉल से। और एथेनॉल से का ध्यान रख लेना, पेट्रोल में क्या मिलाया जा रहा है वर्तमान में, एथेनॉल मिलाया जा रहा है। जो किससे बनता है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये गन्ने से बनता है। ठीक है जी, गन्ने से बनता है। इसके अलावा मक्के से बनता है। इसके अलावा चावल से बनता है। ठीक है, चावला नहीं भाई, चावल है। ओके, ये याद रख लेना। आगे है ये वाला क्वेश्चन सोच का। ओके, बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। तो बीपीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है जी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है दूसरे लोगों से करवाना, बाहर के लोगों से।
खुद के पास वो चीज नहीं होती तो दूसरे लोगों से जो करवाया जाता है उसको आउटसोर्सिंग बोला जाता है, बाहर से। दिल्ली पहली बार खालिस्तान के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दिल्ली पहली बार किसके शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बनी थी, बताइए। तो ये बनी थी भाई तोमर राजपूत। जो तोमर राजपूत राजा थे उनके शासनकाल में पहली बार एक राज्य की ये राजधानी बनी थी, तोमर राजपूत की। लेकिन 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी में जो चौहान शासक थे, चौहान शासक, उनका और ये तोमर राजाओं का युद्ध हो गया और चौहान जीत गए। तो फिर चौहानों ने अपनी राजधानी बना ली। चौहानों को ही चहामन के नाम से जाना जाता है, चहामन के नाम से। अपने हरियाणा में चहामन का इस्तेमाल किया जाता है, चहामन या चहामन, ठीक है। यहां पर है लिख दे, यानी कि अनय लिख दे या न लिख दे, चहामन या चहामन, ठीक है। ये अपने को ध्यान रख लेना है जो चौहान है। तो इसका हो जाएगा तोमर राजपूत। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी कप फुटबॉल से संबंधित है? कौन सी ट्रॉफी है या कप है जो फुटबॉल से संबंधित है? करवाया था ना, बताइए। और जो मैंने बताया हुआ है वही आएगा, तो इसलिए जो स्टूडेंट डेली पढ़ते हैं उनका स्कोर अपने आप अच्छा बन जाएगा, ठीक है जी। तो इनमें से देखिए कौन सा है, किससे पूछा है? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। डेविस कप है वो किससे संबंधित है भाई? डेविस कप सभी को पता है, टेनिस से संबंधित हो गया। किससे है? टेनिस से है। रणजी ट्रॉफी है, ये किससे है? क्रिकेट से। ये तो काफी ज्यादा चर्चित रहती है, सभी को पता है कि किससे हो जाएगी, क्रिकेट से हो जाएगी। उसके बाद है सुल्तान अजलान शाह कप, ये किससे है? ये हॉकी से हो जाएगा, ठीक है जी, ये हॉकी से हो जाएगा। तो फुटबॉल से कौन सा बच गया? संतोष ट्रॉफी। और ये संतोष ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आई हुई है। संतोष ट्रॉफी है, किससे संबंधित हो जाएगी? फुटबॉल से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे पूछता हूं, आगा खां कप, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। आगा खां कप है वो किससे संबंधित है, ये अपने को बताना है। कौन से खेल से संबंधित है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है और मैं पहले याद करवा चुका हूं। और टेंशन मत लो, जो नए स्टूडेंट है उनको खेल और खिलाड़ी की एक स्पेशल क्लास करवाऊंगा मैं, उसमें दोबारा से करवा दूंगा, क्योंकि मुझे आपको याद करवाना है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। मेरा और कोई एम नहीं है भाई, आपको याद तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा इसके ऊपर दिमाग के ऊपर जोर डालोगे। ओके जी। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है? इंपॉर्टेंट है भाई, पुस्तक और लेखकों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे वो प्राचीन पुस्तकों के बारे में हो चाहे वर्तमान पुस्तकों के बारे में हो, आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है जी। आपसे यहां से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार कौन है, ये अपने को बताना है। तो ये हिंदी उपन्यास है, तो हिंदी वाली क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए भाई, एचएसएससी ने क्या किया, मैं आपको एक बात बताता हूं। एचएसएससी ने क्या किया, एक बार एचएसएससी का एग्जाम था, उसमें हिंदी के क्वेश्चंस जो स्टूडेंट याद करके ले गए थे, वचन याद कर लिया, अलंकार याद कर लिया, प्रत्यय उपसर्ग है, ये सारी चीजें याद कर ली, लेकिन उन्होंने रचनाएं याद नहीं की। और मोस्टली क्वेश्चंस किससे आ गए? रचनाओं से आ गए, और स्टूडेंट के तोते उड़ गए। तो सारी की सारी रचनाएं हैं वो याद कर लेना है। आज मैं डाल दूंगा हिंदी जो रचनाएं हैं ना, उनकी लिस्ट है, वो आज आपको मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों पे, और इंस्टाग्राम पर भी, जो भी आप यूज करते हो, जिससे भी आप जुड़े हुए हो, आप उसको जरूर याद कर लेना। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बिस्वा और फुलाइच कहां के सांस्कृतिक त्योहार हैं? ये त्योहारों के नाम दिए गए हैं, विश्वा और फुलाइच।
बिस्वा और फ्लाइच है, ये कहां के त्योहार है, ये अपने को बताना है। बताइए बताइए कहां के त्योहार है, आंसर कीजिए, फिर मैं आपको कुछ अच्छी सी बात बताऊंगा। बताइए तो ये हो जाएंगे भाई हिमाचल प्रदेश के। कहां के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, दो जगह हैं जहां पर ये प्रसिद्ध है। एक तो कांगड़ा के द्वारा क्या मनाया जाता है, बिस्वा मनाया जाता है। कांगड़ा के द्वारा है, जो कांगड़ा जगह है वहां पर बिस्वा त्योहार मनाया जाता है। और ये कौन सा त्योहार है, जब पर्व अंत हो रहे होते हैं तो पर्वों के अंत के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है बिस्वा में, जिसको बिस्वा त्योहार को मनाया जाता है कांगड़ा में। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, पर्वों के अंत में। ठीक है जी, जब सारे पर्व अंत हो रहे होते हैं उस समय यह त्योहार मनाया जाता है बिस्वा, जो कांगड़ा में मनाया जाता है, मेनली हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जो किन्नौर में मनाया जाता है वो कौन सा है, वो है फ्लाइचा। वो कौन सा त्योहार है, वो है फ्लाइचा, फ्लाइच त्योहार है। अब ये त्योहार किसके लिए मनाया जाता है, कि जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी याद में ये मनाए जाने वाला त्योहार है किन्नौर फ्लाइचा। किन्नौर में फ्लाइचा के द्वारा जो फ्लाइचा त्योहार है ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ओके जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, कांगड़ा, बिस्वा, किन्नौर, फ्लाइचा, और ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये पर्व के अंत में, और ये किसके, जो पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु हो चुके उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों का आरक्षण हुआ, यह अपने को बताना है। निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों का आरक्षण हुआ था, यह अपने को बताना है। तो तीन रूप से ये बट गए थे भाई, ठीक है। और ये औद्योगिक नीति कौन सी थी, 1956 वाली, जो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, तो अलग अलग प्रकार से 3-4 टाइप से पूछता है। तीनों चारों टाइप से मैंने पिछले क्लासेज में ये कवर करवा दिया है। ठीक है जी, जो औद्योगिक गतिविधियां हुई थी तो ये हुआ था भाई 1956 में। ठीक है जी, उद्योगों को बढ़ाने के लिए ये चीज की गई थी। तीन अलग अलग प्रकार के उद्योग बने थे। टाइफाइड किसके कारण होता है, तो टाइफाइड है वो जीवाणु के कारण होता है, सभी को पता है। इसमें गंदा भोजन या गंदा पानी पीने की वजह से यह रोग हो जाता है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा। यानी कि हमारे अनुच्छेद में इस चीज को दिया गया है कि जो हमारा कानून बन गया वो सभी के लिए बराबर होगा, सभी राज्यों के लिए बराबर होगा, सभी राज्य उसका पालन करेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, कानून के समक्ष समानता। जिसको क्या बोला जाएगा भाई, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता बोला जाता है। और ये कहां से ली गई है, किससे इंस्पायर है, ये ब्रिटेन से है। ठीक है जी, ये ब्रिटेन से है। लेकिन इसी में दूसरा है कानून के समान संरक्षण, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। तो कानूनों में समान संरक्षण, समान का मतलब होता है बराबर। ठीक है जी, बराबर संरक्षण। और ये किससे लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है ये। और ये सारी की सारी चीज जो यहां पर हमने बात की है वो अनुच्छेद नंबर 14 में है। किसमें है, अनुच्छेद नंबर 14 में है। ठीक है जी, अनुच्छेद नंबर 14 में हो जाएगा। तो यहां पर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास है वो समाप्त होती है। लेकिन क्लास समाप्त होने के बाद मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी, क्योंकि मैथ की मैराथन जो क्लासेज आ रही है उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी जो स्टूडेंट डिमांड करते थे कि सर जी एचएसएससी में कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा, तो एचएसएससी के लिए पूरा मैथ मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। मैराथन क्लास होती है। इससे पहले प्रतिशत की थी जो 5 घंटे की थी, इसके लिए 2 घंटे इंपोर्टेंट थे तो 2 घंटे, जिसके लिए जितना इंपोर्टेंट होगा वो मिलती रहेगी। तो जिसने ये वाली क्लास नहीं देखी, इस क्लास का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास को जाकर जरूर देख लेना, सभी टाइप के क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाएंगे। जो भी डाउट है वो सारे के सारे आपके समाप्त हो जाएंगे।
आज वाली क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल पैटर्न कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी क्लासेज आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और राम राम सभी को।